सुप्रभात। मैं सौम्यता पांडे। मानव विज्ञान से मेरा परास्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है और मेरा शोध भी लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग से ही रहा है। उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरेट अवार्ड हुआ है आईसीएसआर से। मानव शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मेरा लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। जैसा कि हम लोग पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के ऊपर, और हम देख चुके हैं कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का जो ऐतिहासिक डिस्कोर्स रहा है वो कैसा रहा है, कैसे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बाद एक्शन एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और किन किन संदर्भों में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम एक्शन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, जब हम विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, तो हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। मगर जब हम विश्वविद्यालय से बाहर अपने मानव शास्त्र ज्ञान को इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो हम एक्शन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान जो है उसका हम कह सकते हैं कि अगर हम उसके इतिहास के बारे में जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसका ख़ास तौर पे उसका जो संदर्भ है वो कॉलोनियल पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पे जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो जो इंडिजिनस लोग थे उनकी उनकी रीति-रिवाज़ों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, ताकि उन पर बेहतर शासन किया जा सके। इस सब संदर्भ में उनको जो ज्ञान चाहिए था, उसके लिए उन्होंने मानव शास्त्रियों को, मानव विज्ञानियों को के द्वारा उन्होंने दस्तावेज़ीकरण कराया। और उसके बाद जब हम बात करें पोस्ट कॉलोनियल टाइम की, या अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो ऐसे कई मानव विज्ञानी थे जिन्होंने अपने मानव शास्त्रीय ज्ञान का इस्तेमाल समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए किया। जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं, तो भारत के शुरुआती दौर में विकास की अवधारणा, या कह सकते हैं कि विश्व भर में विकास की जो अवधारणा थी, वो आर्थिक संदर्भ में थी। मगर धीरे-धीरे ये पाया गया कि ये जो अवधारणा थी, जो आर्थिक संदर्भ की अवधारणा थी, ये विकास को एक पूरे रूप में लोगों को लाभ पहुँचाने में कारगर नहीं हो पा रही थी। तो पोस्ट कॉलोनियल टाइम में ख़ास तौर पे भारत के संदर्भ में विकास की अवधारणा धीरे-धीरे बदली, जिसमें कि मानव विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्योंकि विकास की जो अवधारणा थी वो समावेशी होनी ज़रूरी थी, जैसा कि पाया गया स्वतंत्रता के बाद ख़ास तौर पे। तो उसमें ऐसे कई मानव विज्ञानी थे जिन्होंने जिनके काम ट्राइब्स के ऊपर थे, जिन्होंने जो इंडिजिनस लोग थे उन पे काम किया था, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके रीति-रिवाज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान था, और इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक समावेशी तौर पे विकास की अवधारणा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो संदर्भ है वो विकास के से कैसे उसका ताल्लुक है, कैसे विस्तृत तौर पे हम देख सकते हैं विकास में अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की भूमिका को। तो मानव विज्ञानियों और विकास के विचारों की दुनिया के बीच में जो संबंध है, वो औपनिवेशिक काल के दौरान अनुशासन के शुरुआती दिनों से चले आ रहे और वर्तमान तक विभिन्न रूपों में जारी है। जैसा कि हमने देखा था कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान खास तौर पे औपनिवेशिक काल में मानव विज्ञानियों द्वारा दी गई सूचना और उसके दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो इस तरह के रिश्तों में अनुसंधान और कार्रवाई के क्षेत्र शामिल हैं। सहानुभूतिपूर्ण भागीदारी के पदों के साथ-साथ अलग आलोचना, या यहाँ तक कि पूरी तरह से भिन्नता के रूप में शामिल है ये। विकास की जो अवधारणा है वो एक विविध और अत्यधिक विवादित शब्द है, क्योंकि उसके मायने अलग-अलग समयों पे अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किए गए हैं और अलग-अलग तरीकों से उनकी ज़रूरत महसूस की गई है। तो ये हमारे युग की केंद्रीय जो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय आयोजन और परिभाषित प्रणालियों में से एक है, और इसलिए मानव शास्त्रीय जो ध्यान है वो इस ओर उसकी मांग है कि इस ओर एक समावेशी दृष्टिकोण से इसको देखा जाए। विकास एक अवधारणा है जो आज समाज के में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है।
हालांकि इसकी उपयोगिता को अनुकूलित करने के लिए प्रासंगिक वास्तविकताओं के संदर्भ में इस पर लगातार बहस और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। मतलब ये कोई, हम इसे एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देख सकते हैं, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और अलग अलग समयों पे इसके आयाम बदलते रहे हैं। विकास का मानव विज्ञान एक संपूर्ण नीति श्रृंखला का अध्ययन करता है, जबकि जो डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी मतलब विकास मानव विज्ञान है, वो व्यवहारिक मानव विज्ञान पर आधारित है और इसका उद्देश्य विकास प्रयासों में शामिल और प्रभावित मानव समुदाय के लिए लाभ बढ़ाना और नकारात्मक परिणामों को कम करना है। मतलब कि हम जब किसी समुदाय के लिए काम करते हैं और हमारा उद्देश्य विकास होता है, तो हमारी जो भी नीतियां हैं उनका निर्धारण इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो संबंधित समुदाय है या जो लोग हैं उनको हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें और जो कल्चरल रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर सकें, जो नकारात्मक परिणाम है उनको हम कम कर सकें। विकास का मानव विज्ञान और विकास मानव विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं और ये आपस में एक निरंतरता बनाते हैं। मानव शास्त्रीय डेटा जो है वो विकास परियोजनाओं को सामाजिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने में ये मदद कर सकता है और ये सुनिश्चित करके कि परियोजनाएं सांस्कृतिक रूप से फिट हैं, स्थानीय ज़रूरतें जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिव हैं, उनको रिस्पॉन्ड करती हैं और परियोजना में उपयुक्त स्थानीय सामाजिक एजेंसीज और संगठन को शामिल करती हैं और लचीली हैं। मतलब कि ये रिजिड नहीं होनी चाहिए, इनका लचीलापन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग समुदाय की अलग अलग संस्कृति है, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो उसके हिसाब से जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो जो नीतियाँ बनाई जाएँ, जो परियोजनाएं बनाई जाएँ, वो सांस्कृतिक रूप से फिट होनी चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि मानव विज्ञानियों के लिए स्थानीय लोगों के साथ काम करने के लिए विकास चर्चा में शामिल होना ज़रूरी है, ताकि उन्हें बदलाव के लिए उनकी ज़रूरतों और विचारों का आकलन करने में मदद मिल सके और यहाँ तक कि स्थानीय समुदाय विशिष्ट जो पहल हैं उनकी वकालत की जा सके। विकास प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए मानव विज्ञानी छोटे और बड़े दोनों विकास संस्थानों का अध्ययन कर सकते हैं। विकास की अवधारणा एक विविध और अत्यधिक विवादित शब्द है और ये जो विभिन्न केंद्रीय आयोजन हैं, इनकी जो प्रणालियां हैं, जो डिफाइंड जो सिस्टम्स हैं, उसमें उनसे जुड़ी हुई है। तो जैसा कि हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो भारत में उसकी कई सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं और वो समुदायों के बीच में काम करने, खास तौर पे जो उसका अहम मोटिव है जो काम करने का, वो लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में काम करना, उनकी संस्कृति को सहेजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और विकास की अवधारणा के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उनसे उनको वो सामंजस्य बिठा सकें, इस ओर उनका प्रयास रहता है। तो विकास की अवधारणा जो है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हम इसको किसी एक यूनिलीनियर कॉन्सेप्ट की तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं जिसमें कि जो मानव शास्त्रीय जो एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो हर समुदाय के हिसाब से होते हैं और जो मानव शास्त्रीय ज्ञान है वो उस समुदाय को समझने में और जो लाभ देने के लिए जो नीतियां हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, उन दोनों को हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली समझने में मदद कर सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो परियोजनाएं हैं वो उस समुदाय को एक्सेप्टेबल हों, वो उनको अपनाएं और उसके साथ जो उसमें जो अधिकतम लाभ है वो ले सकें। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो विकास जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके संदर्भ में डब्ल्यू रॉस्टो जो हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से आर्थिक विकास जो है वो गरीबों तक तब पहुंचेगा जबकि नई प्रौद्योगिकी जो है उसके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से भौतिक लाभ मिले उन्हें। उन्होंने ये तर्क दिया कि विकास के चरणों की एक श्रृंखला थी जिसके माध्यम से पारंपरिक कम आय वाले समाज जो हैं वो चले गए और अंततः वित्तीय निवेश, बेहतर प्रशासन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के आधार पर उतार चढ़ाव के जो बिंदु हैं वहां तक पहुंचे और अंततः उन्हें स्थापित किया गया।
तो हम कह सकते हैं कि इस विचार का एक हिस्सा जो है विकास के केंद्रीय विषय पर बना हुआ है। हालाँकि ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में बहुत एक रेखीय है, ये इसकी आलोचना थी क्रिटिसिज़्म कि ये बहुत यूनिलीनियर सा कॉन्सेप्ट था और जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, जैसे-जैसे विकास की अवधारणा दृष्टिकोण बदला, जैसे-जैसे अवधारणाएँ बदली, आयाम बदले, उसके साथ-साथ और बहुत से अलग भू-राजनैतिक पहलुओं के साथ-साथ ये जो परिभाषा थी, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, एब्सोल्यूट नहीं थी। अब हम बात करेंगे कि मानव विज्ञान जो है वो कैसे विकास के साथ समावेश करता है। तो मानव विज्ञानी जो हैं वो पूर्व औपनिवेशिक काल से ही सामाजिक परिवर्तन के व्यवहारिक पहलुओं से जुड़े रहे हैं, जहाँ उन्होंने उपनिवेशवादियों को के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें देखा जाता है, जो उपनिवेशीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करते थे। मतलब कि क्योंकि जो औपनिवेशिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि उनका जो शासन था वो ऐसे लोगों पे था जिनकी सभ्यता, संस्कृति से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिनके रीति-रिवाज़ों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो उनके जो उनके रिसोर्सेज़ थे उनका इस्तेमाल करने के लिए, दोहन करने के लिए और हम कह सकते हैं कि दमनकारी दृष्टिकोण के साथ जो उनका शासन था, उसके लिए ज़रूरी था कि वो उन लोगों को, उन समुदायों को समझ सकें। तो इस और क्योंकि इन प्रक्रियाओं के लिए मानव विज्ञानियों को उस समय उनको ज़िम्मेदारी दी गई कि वो उन लोगों, उन समुदायों के बारे में दस्तावेज़ीकरण करें, उनके रीति-रिवाज़, उनके जो अपनी मान्यताएँ हैं उसका दस्तावेज़ीकरण करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय में जो मानव विज्ञानी थे, उनको उपनिवेशवादियों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। हालाँकि इस नियम में और भी कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि फ्रांस बोआज़ एक ऐसे मानव विज्ञानी थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय रेसिज़्म के अगेंस्ट, नस्लवाद के अगेंस्ट काम करने में बिताया। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन और विकास के संबंध में मानव विज्ञानियों की अलग-अलग स्थिति थी। इस संदर्भ में अगर हम बात करें ब्रॉनिस्लाव मेलिनोव्स्की की या मार्गरेट मीड की, तो उनका मानना था कि विज्ञान अनुप्रयोग से ही शुरू होता है और जो ट्रांजिशन का समय था, उसमें विश्व की आबादी के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना मानव विज्ञान की ज़िम्मेदारी थी। तो ब्रेनिस्लाव मेलिनोव्स्की और मार्गरेट मीड वो ये नहीं हालाँकि कई जगहों पे इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान और अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान, ये 2 अलग-अलग डोमेन्स हैं। मगर मेलिनोव्स्की का, मार्गरेट मीड का और इस तरह के कुछ और मानव विज्ञानियों का ये मानना था कि जो मानव विज्ञान है उसकी शुरुआत ही अनुप्रयोग से होती है। उसको हम अलग-अलग आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो उनका ये मानना था कि जो ट्रांज़िशन का समय था, जो कॉलोनियल टाइम था, फिर पोस्ट कॉलोनियल था, ये जो ट्रांज़िशन का फ़ेज़ था, इसमें जो समुदाय थे, लोग थे, जो पूरी आबादी थी, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य था, उनका जो सोचना था, उसकी रक्षा करना ये मानव विज्ञानियों की ज़िम्मेदारी थी। मार्गरेट मीड ने इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा था उन्होंने कि जो संस्कृति पैटर्न को इस तरह ध्यान में रखते हुए मानवीय मानवीय मूल्यों को संरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ तकनीकी परिवर्तन लाया जाए। ये कैसे संभव है? तो विकास का जो मानव विज्ञान है, ये एक संपूर्ण नीति श्रृंखला का अध्ययन करता है, जबकि विकास मानव विज्ञान व्यवहारिक मानव विज्ञान पर आधारित है और उसका उद्देश्य विकास प्रयासों में शामिल और प्रभावित मानव समुदायों के लिए लाभ बढ़ाना और नकारात्मक परिणामों को कम करना है। मानव विज्ञानी पूर्व औपनिवेशिक काल से ही विकास पहलों में शामिल रहे हैं। विकासात्मक परियोजनाएं सामाजिक रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए और इसमें प्रत्यक्ष लाभार्थी शामिल होने चाहिए। मतलब कि ये जो पूर्व उपनिवेशिक काल में जो विकास की पहल हुई थी और बाद में जो नीतियाँ बनाई गईं, जो परियोजनाएँ बनाई गईं, उसमें जो मानव विज्ञानियों का जो दायित्व है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि जो भी परियोजनाएँ बनाई जाए, वो सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए और उनकी जो संस्कृति है, उस समुदाय की, उन लोगों की जो संस्कृति है, उसके लिए उपयुक्त होनी चाहिए और साथ ही साथ जो उन परियोजनाओं या उन नीतियों से जो लोग सीधे तौर पे जिनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, वो उसमें शामिल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो
विकास की जो अवधारणा की हम बात कर रहे हैं, विकास मानव विज्ञान में, उसमें मानव विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ हम जब बात करते हैं, एक एआईडी का एक वो आया था जनादेश, न्यू डायरेक्शंस, यूएस के द्वारा। तो जिसका जो कोर कॉन्सेप्ट था, हम कह सकते हैं सामाजिक सुदृढ़ता का विश्लेषण था, मतलब कि सोशल साउंडेडनेस जो है उसकी एनालिसिस थी। तो इसकी आवश्यकता होने लगी, क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि विकास की जो अवधारणा थी वो मूल रूप से आर्थिक थी, मगर बदलते समय और बदलते आयामों, बदलते रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये एक सामाजिक सुदृढ़ता के विश्लेषण की आवश्यकता होने लगी, जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में किसी परियोजना की व्यवहार्यता, अनुकूलता और संभावित प्रयास का आकलन था। सामाजिक सुदृढ़ता का विश्लेषण जो है वो ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास, इन अध्ययनों ने मानव विज्ञानियों के लिए अमेरिकी सहायता के दरवाजे खोल दिए। जबकि मानव विज्ञानियों की जो भागीदारी थी वो हमेशा ही जारी रही। रॉबिन्स ने 1987 में अपने पेपर में ये लिखा है कि एआईडी कार्यक्रम में सामाजिक सुदृढ़ता घटक की शुरुआत जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम था। फिर भी कार्यक्रम को स्वयं निर्देशित करने की जो स्वकथित आवश्यकता ने मेजबान देशों के कर्मियों को परियोजना प्रबंधन की बागडोर सौंपने के लिए अनिच्छुक बना दिया है। तो जो तकनीकी जवाबदेही है, उसकी हमारी प्रणाली में हमारे सामने जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में अधिक करने और कम सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसमें कि जो भी लाभार्थी समूह जो है, जो प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, उनके साथ उनकी उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जो कि उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त रहें और जो सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक रहें। तो ये इन सारी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए जो दृष्टिकोण डेवलप हुआ, सन 2000 में हम कह सकते हैं, सन 2000 में यूएन की एक संगोष्ठी में लगभग 189 देशों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लागू किया। सहस्त्राब्दी लक्ष्य जो थे, जिसमें कि 8 लक्ष्य थे मुख्य तौर से, जिसमें कि गरीबी के खिलाफ, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना, इस तरह के 8 लक्ष्य थे। और जो 2000 में लागू किए गए थे और लगभग वो 15 वर्षीय परियोजना के तहत लागू किए गए थे। 2015 में इन लक्ष्यों को हम आगे इनको लागू करने के बाद और इनके इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद 2015 में यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू किया, जिसमें कि 17 महत्वपूर्ण विकास के लक्ष्य थे और ये एजेंडा था कि 2030 तक ये जो लक्ष्य हैं इनको पूरा कर लिया जाएगा। तो सतत विकास का जो शब्द है वो 1987 में संयुक्त राष्ट्र ब्रटलैंड आयोग द्वारा समेकित किया गया था। सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से जो स्वीकृत परिभाषा है वो ये है कि एक परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की दिशा और संस्थागत परिवर्तन को समेटा जाता है और ज़रूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को मजबूत किया जाता है। ये कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की संभावना से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि विकास की अवधारणा में जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल बहुत वृहद तौर पे हो रहा था, हम कह सकते हैं कि दोहन के रूप में उसे देखा जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि हम अपने विकास के जो कीर्तिमान हैं उनको स्थापित करने के लिए जो रिसोर्सेज थे उनको हम इस कदर उनका इस्तेमाल, उनका दोहन करें कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको ये रिसोर्सेज उनको अवेलेबल ना हो पाए। तो इसलिए इस अवधारणा के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो कॉन्सेप्ट है, सतत विकास जो शब्द है, वो अपने उसमें आया और 1987 के बाद जब 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद सतत
विकास लक्ष्य के रूप में लगभग 17 सार्वभौमिक लक्ष्यों को लागू किया गया। तो ये जो सतत विकास का जो प्रस्ताव है वो एक सामाजिक समावेशन, आर्थिक कल्याण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक वांछनीय और संभावित विकल्प के रूप में प्रकट होता है। और 2015 में लागू किए जाने के बाद ये एजेंडा 2030 के लिए था कि 2030 में सतत विकास के लिए जो 17 सार्वभौमिक रूप से लागू एकीकृत उद्देश्यों का एक सेट है, जिसमें कुल 169 जो देश हैं वो शामिल हैं इसमें। अगर हम बात करें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो कई कारणों से सहस्राब्दी विकास लक्ष्य से अधिक समावेशी हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सतत विकास लक्ष्य जो हैं वो एक समावेशी भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए थे। तो एसडीजी का मसौदा तैयार करने के लिए 2013 में यूएन ओपन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई थी। तो एसडीजी जो है वो दुनिया के सभी देशों पे समान रूप से लागू हैं। मतलब कि इसमें विकासशील और विकसित इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था उसे हटा दिया गया था। जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो विकासशील देश थे उनके लिए लक्ष्य खास तौर पे थे कि उन्हें उन 8 लक्ष्यों को 2015 तक पूरा करना था। तो और इसी संदर्भ में एमडीजी जो है उसकी आलोचना भी हम कह सकते हैं कि की जाती है, क्योंकि उसने विश्व के देशों को 2 अलग-अलग पायदानों में बाँटा था और जो उनके लक्ष्य थे वो विकासशील और विकसित के लिए अलग-अलग तरीके से थे। अगर हम अंतर की बात करें तो जो एसडीजी थे वो ज़्यादा रिलायबल थे, समावेशी थे, आर्थिक विकास को रणनीति के मूल में रखा गया था और देशों की अपनी राजस्व सृजन क्षमताओं में सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता को संबोधित किया गया था। जो एसडीजी है वो विकेंद्रित सहयोग और लंबवत एकीकृत कार्रवाई का उपयोग स्थानीय सरकारी एजेंसीज, नागरिक, समाजी और निजी संगठनों की क्षमताओं का लाभ उठाने और उन्हें सक्षम करने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी जो क्षमताएं थी, उनके जो पोटेंशियल थे, जो लोगों के बीच में काम करने और उनको लाभ पहुंचाने, उनकी उन क्षमताओं को बेहतर करने के लिए उनको और ज़्यादा सक्षम करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड इसका अप्रोच था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो हम कह सकते हैं कि जो एसडीजी का जो लक्ष्य था 2020 तक आयु, लिंग, नस्ल, जातीयता इनके द्वारा अलग किए गए उच्च गुणवत्ता और समय पर विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। तो इसके हिसाब से जो एक सारांश में अगर हम कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो 17 लक्ष्य थे वो सभी देशों पे एक तरीके से लागू थे। उसमें विकासशील और विकसित में अंतर नहीं किया गया था और साथ ही जो इसका जो कोर फोकस था हम कह सकते हैं वो जो इस तरह के घटक थे जो समाज में, समुदाय में लोगों के बीच में काम करते थे, उनकी क्षमता को बढ़ाना था जिससे कि लोगों तक बेहतर और अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र का जो का लक्ष्य नियमों और आदर्शों का एक ढांचा तैयार करना है जो दुनिया भर में विकास योजनाओं और कार्यों को प्रभावित कर सके। संस्कृति सतत विकास लक्ष्यों का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित करना और मापना मुश्किल है। मानव विज्ञानियों की आलोचना सामाजिक समावेशन, मानव अधिकार और स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देने और नीति और कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में योगदान देकर विकास का जो डिस्कोर्स है उसको आकार देने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, सतत विकास लक्ष्य जो थे, अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, मानव विज्ञानियों की एक अहम योगदान किस तरीके से होता है, अगर हम इस पे बात करें तो क्योंकि मानव विज्ञानियों का कार्य लोगों के बीच में, उनकी संस्कृति के बीच में उनको समझने में और उनको लाभ पहुंचाने
के लिए जो सूचना ज़रूरी है उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स तक, सरकार तक पहुँचाने और नीतियों में उसका समावेश हो, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब सतत विकास लक्ष्यों की हम बात करते हैं, तो मानव विज्ञानी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं कि अगर कोई भी नीति है या कोई भी योजना है, तो उसमें किस तरीके से वो सामाजिक तौर पर प्रासंगिक होगी, ताकि वो जिस समुदाय में उसको लागू करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग लोग उसको रेज़िस्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट करें और सांस्कृतिक तौर पे भी वो उपयुक्त रहें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव विज्ञान का एक समग्र परिप्रेक्ष्य जो है, विभिन्न एसडीजी एक दूसरे के पूरक और समर्थन ये कैसे कर सकते हैं, ये देखकर सतत विकास के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण में योगदान करना है। मानव विज्ञान के पास लोगों की भागीदारी और आवाज को चर्चा में लाने की पद्धतिगत जानकारी भी है और इस प्रकार वे विकास में की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। मतलब कि लोगों के बीच में काम करने पर लोगों की जो समस्याएं हैं या किसी भी नीति, किसी भी परियोजना को लेकर लोगों की जो समझ है या उनको अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो उनकी इस आवाज को, उनके इस दृष्टिकोण को सरकार तक या जो नीति विशेषज्ञ हैं उन तक पहुंचाना, ताकि जब वो नीतियां लागू की जाएं तो वो लोगों के बीच में आसानी से उनको माना जा सके। मानव विज्ञानियों, अगर हम सारांश में देखें, तो जो मानव विज्ञानियों की विकास में अलग-अलग भूमिकाएं होती हैं, जिसमें आलोचनात्मक दर्शक से लेकर सक्रिय सहभागिता तक शामिल है। मतलब कि किसी भी जब हम विकास की बात करते हैं, तो मानव विज्ञानी उसमें सिर्फ लोगों की समझ को वहां तक को सरकार और नीतियों तक पहुंचाना या नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के अलावा, जो मानव विज्ञानी हैं वो एक तरह से उसके क्रिटिक भी होते हैं और क्योंकि वो लोगों के बीच में बात करते हैं, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, सक्रिय सहभागिता होती है। व्यवहारिक मानव विज्ञानियों ने कई अलग-अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें समुदाय और बाहरी लोगों के बीच में मध्यस्थता, मतलब कि जो नीति विशेषज्ञ हैं, जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसको जब लागू किया जाता है लोगों के बीच में, तो एक ऐसा समूह होता है जो उन लोगों के बीच का नहीं होता है। तो उन नीति लागू करने वाले लोग और जो समुदाय में नीति या किसी परियोजना को लागू कर रहा है, किसी योजना को क्रियान्वित करना है, उनके बीच में मध्यस्थता करना, उनको समझाना, उसकी वकालत करना, इस तरह के माध्यम से और लोगों की राय को प्रभावित करना, जो उस बेस्ट पॉसिबल उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना, उनकी मदद करना और किसी भी समस्या या संकट के दौरान सीधे सहायता प्रदान करने में मदद करना या विकास संगठनों के सलाहकार के रूप में काम करना शामिल है। मानव विज्ञानी सूक्ष्म क्षेत्र अध्ययन और मैक्रो व्याख्याताओं के बीच आगे और पीछे की आवाजाही में खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो जो तेजी से इस आज के दौर में हम कह सकते हैं, क्योंकि विकास का जो अवधारणा है वो लागू करने के बाद बदलाव बहुत तेजी से है, तो विकास मानव विज्ञानी स्थानीय वास्तविकताओं पर सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण जो है थोपने के हम अक्सर विरुद्ध ही रहते हैं, जिसमें जो विकास की अवधारणा है उसमें विकसित देशों का एकाधिकार होने के कारण वो एक अलग तरीके का समावेशी विचार बनता है। तो विकास जो है, हालांकि इस विमर्श पर अर्थशास्त्रियों या राजनैतिक विज्ञानियों या भूगोलवेत्ताओं का वर्चस्व है, जो आमतौर पर मानव विज्ञान को एक दिलचस्प संवाद भागीदार के रूप में नहीं देखते हैं। जब हम अगर हम इन जनरल सेंस भी बात करते हैं, तो जब हम विकास के दृष्टिकोण की नीतियों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो मानव विज्ञानियों को उस तरह की महत्वता नहीं दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों का या राजनैतिक वैज्ञानिकों का ही वर्चस्व उसमें देखा जाता है। तो विकास मानव विज्ञानियों को अक्सर सरकार और उद्योग के लिए अपना मानव शास्त्रीय ज्ञान की उपयोगिता और विपणन क्षमता के बारे में वर्तमान और भावी चिकित्सकों को समझाने के लिए अपने अनुभवों को प्रस्तुत करना पड़ता है। हालांकि विकास में मानव विज्ञान के योगदान को ना तो उपेक्षित किया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। और जैसे जैसे मानव विज्ञानी डेवलपमेंट के डिस्कोर्स के साथ अपनी बातचीत जारी रखते हैं, वैसे वैसे
जो समुदाय से सरकार का और वाइस वर्सा जो है वो जुड़ाव के रास्ते जो है वो खुलते और बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान और बाजार की। तो पहले आइए जानते हैं कि बाजार किसे कहते हैं। अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो बाजार वो स्थान होता है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए मिल सकते हैं। बाजार भौतिक या आभासी हो सकते हैं, जैसे कि हम ट्राइबल कॉन्सेप्ट्स, ट्राइबल सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, आदिवासी समाज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो वो आभासी हो सकते हैं, मगर जब हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो वो अधिकतर भौतिक होते हैं और वे आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक बाजार की अपनी संरचना, प्रस्तुति, संचालन के नियम और अपेक्षित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार होता है। बाजार स्थायी या स्वतः स्फूर्त, आवधिक या नियमित या अनियमित अंतराल पर आयोजित हो सकते हैं। अब अगर हम कहें कि हम अनियमित या आवधिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आदिवासी समाज में जब बाजार की जो अवधारणा थी वो बहुत नियमित नहीं थी, या आदिवासी समाज में जब हम बात करते हैं उस समय की, जब वो शिकार, हंटर गैदरर्स के बाद का जो के चरण की जब हम समय की बात करते हैं, जब उन्होंने प्रॉपर जब कल्टीवेशन, कृषि जब नहीं अस्तित्व में आई थी, तो उस समय जो भी चीज उनकी जरूरत के अलावा जो बचती थी उसको वो बाजार में आके उसका विनिमय हो जाता था। तो जब जितनी जो भी उनकी जरूरत से ज्यादा होता था वो निर्धारित करता था कि बाजार कितने समय तक रहेगा। इसलिए जो बाजार की जो अवधारणा है वो ये जरूरी नहीं है कि वो स्थायी हो या नियमित हो, वो अनियमित और आवधिक भी हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ बाजार आभासी प्रकृति के हो गए हैं। इंटरनेट आधारित स्टोर और अलग अलग ऑनलाइन जो शॉपिंग, अमेजॉन है, ईबे जैसी जो साइट्स हैं, ऐसे बाजारों के उदाहरण हैं जहां लेन देन पूरी तरह ऑनलाइन हो सकता है। प्रत्येक बाजार स्वयं को अपने नियमों द्वारा नियंत्रित करता है। बाजार समाज के अनौपचारिक क्षेत्रों और उच्च विनियमित गतियों, बड़े पैमाने के व्यवसाय से लेकर छोटे पैमाने के पारिवारिक फर्मों, कानूनी वर्गों के साथ साथ ग्रामीण बाजारों और शहरी बाजारों, भौतिक वस्तुओं वाले भौतिक स्थानों और आभासी के बीच में निरंतर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि वो स्थान जिसमें अमूर्त वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव विज्ञान के संदर्भ में बाजार को हम कैसे देखते हैं। मानव विज्ञानी जो है वो हमेशा ही देखा गया है कि संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उसमें उनकी रुचि रहती है। तो बाजार आदान प्रदान की एक सामाजिक संस्था है जहां कीमतें या विनिमय समकक्षताएं मौजूद होती हैं, जबकि बाजार विनिमय को नियंत्रित करने वाला प्रथागत समय और स्थान के इन अंतःक्रियाओं को संदर्भित करता है। बाजार स्थान सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक एजेंसीज, संपत्ति के अधिकारों, उत्पादों, लेन देन संबंधी व्यापार प्रथाओं और सांस्कृतिक अर्थों के एक स्थानीय समूह का प्रतीक है जो विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें विशुद्ध आर्थिक या बाजारी ताकतें शामिल हैं। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। मानव शास्त्रीय ध्यान व्यक्तिगत और छोटे पैमाने पर बातचीत के पैटर्न के साथ लेन देन करने वाले सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है, जिसमें सौदेबाजी की गतिशीलता, व्यापारिक साझेदारी और औपचारिक उपहार देने जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कि जब हम मानव विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं व्यापार की, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार विनिमय जो है वो आर्थिक ही हो। कई बार ये लेन देन पे लेन देन को हम कह सकते हैं कि वो एक बाजार के रूप में उसे देखा जाता है, और कई बार ऐसी वस्तुओं का भी लेन देन होता है जिनका व्यापारिक मूल्य नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं आवंटन विश्लेषण मात्रात्मक आर्थिक मूल्यों में लेन देन के परिणाम का वर्णन करता है। मानव विज्ञानी बाजारों का अध्ययन जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं के नोट्स और सांस्कृतिक गतिविधि के जनरेटर्स हम कह सकते हैं के साथ साथ आर्थिक आदान प्रदान के क्षेत्रों के रूप में करते हैं। मानव विज्ञान का ध्यान विशिष्ट बाजारों के भीतर व्यक्तिगत और छोटे समूह
विनिमय संबंधों के पैटर्न, बाजारों को व्यवस्थित करने वाली संस्थागत संरचनाओं और सामाजिक, राजनैतिक और स्थानिक पदानुक्रमों पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से बाजार सामाजिक वर्गों, जाति समूहों या क्षेत्रीय समाजों को बड़ी प्रणालियों से जोड़ते हैं। बाजारों में मानव विज्ञानियों की रुचियां अर्थशास्त्रियों की चिंताओं से आंशिक रूप से भिन्न हैं। मूर्त वस्तुओं और अमूर्त बौद्धिक संपदा दोनों के बाजारों का विस्तार उस बिंदु तक हो गया है जहां आर्थिक लेन-देन ने दूर दराज के लोगों के बीच आदान प्रदान के रिश्ते बनाए हैं और वैश्विक पूंजीवाद के प्रभाव के तहत धन के अर्थ के बाद परिवर्तनों को जन्म दिया है। बाजार के संदर्भ में विनिमय के संबंधों की खोज सबसे पहले पोलिश ब्रिटिश मानव विज्ञानी ब्रॉन्स्लो मेलिनोस्की ने की थी। ब्रॉन्स्लो मेलिनोस्की ने ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स पर काम किया था। पापुआ न्यू गिनी के में ट्राइब्स हैं, 5 ट्राइब्स पे इनका काम था और उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो है उसमें कूला रिंग के बारे में बात करी है। तो ट्रॉब्रियन द्वीपवासी जो थे वो क्या करते थे, क्योंकि वो 5 अलग-अलग द्वीप थे, तो वो व्यापार के लिए यात्रा करते थे। तो कभी-कभी जो यात्रा थी वो सैकड़ों मील तक जो उनकी जो नाव होती थी जिसको वो डोंगी कहते थे, उसके द्वारा करते थे और ये अक्सर जो यात्राएं होती थी ये अप्रत्याशित होती थी और महासागर के माध्यम से होती थी और अक्सर ये कई बार खतरनाक भी होती थी, जो उनके जीवन के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पानी के थ्रू जो उनकी नाव जिसे वो डोंगी कहते थे उससे वो व्यापार के लिए यात्राएं करते थे और जो चीजें द्वीपवासियों को प्रेरित करती थी वो एक साथ ट्रिंकेट के औपचारिक आदान प्रदान की एक श्रृंखला थी जिसे कूला के नाम से जाना जाता था। तो मेलिनोस्की ने जब ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स के बीच में जब काम किया तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक कूला नाम का एक आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया थी जिसे वो व्यापारिक यात्रा की तरह देखते थे, मगर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वस्तुएं वो आपस में आदान प्रदान करते थे उनका कोई व्यापारिक मूल्य नहीं था। उसमें वो ब्रेसलेट्स और गले में पहनने वाले जो वो होते थे नेकलेसेस उसका आदान प्रदान करते थे, मगर ये जो वस्तुएं थी इनका सेरेमोनियल महत्वता बहुत थी, मगर इनका व्यापारिक मूल्य कुछ नहीं था। तो उसे वो कूला के नाम से जानते थे, जो इन व्यापारिक यात्राओं के दौरान वो करते थे, आपस में लेन-देन करते थे। तो मेलिनोस्की इस सवाल पे हैरान थे कि लोग बेकार की चीज़ों को देने के लिए खतरनाक समुद्र के विशाल विस्तार में यात्रा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेंगे? तो इस संदर्भ में जब उन्होंने सावधानीपूर्वक उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि जो एक्सचेंज था, कूला में जो एक्सचेंज का जो नेटवर्क था, वो पापुआ न्यू गिनी में आयोजित एक औपचारिक विनिमय प्रणाली थी। ये जो इसके संदर्भ में कहा जाता है वंस इन कूला ऑलवेज इन कूला, मतलब कि जो लोग इस आदान प्रदान में एक बार शामिल हो जाते थे वो आजीवन इस आदान प्रदान में रहते थे और ये जो वस्तुएं थी ये वस्तुएं जो हैं वो व्यापारिक तौर पर मूल्यवान नहीं थी और गैर उपयोगी भी थी, मगर सेरेमोनियल तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इन वस्तुओं को जो आदान प्रदान करने वाले जो लोग थे वो अपने पास बहुत दिनों तक रख नहीं सकते थे, मतलब कि उसको उन्हें रोटेशन में रखना पड़ता था, वो उसे अपने पास नहीं रोक सकते थे। अब इन्होंने अपनी पुस्तक ब्रेंस्लॉ मेलिनोस्की ने अपनी किताब आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो कि एक क्लासिक है, इस संदर्भ में काफी गहन पड़ताल की है, अध्ययन किया है। तो उन्होंने ये देखा कि जो मेलिनोस्की ने पाया कि जो कूला की सभी मूल्यवान वस्तुएं गैर उपयोग वाली वस्तुएं हैं जिनका व्यापार विशुद्ध रूप से किसी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। कूला विनिमय में भागीदारी का अधिकार स्वचालित नहीं होता है। किसी को विनिमय के विभिन्न निचले क्षेत्रों के में भाग लेने के माध्यम से इसमें रास्ता खरीदना पड़ता है और कूला विनिमय में उपहारों और प्रति उपहारों की एक जटिल प्रणाली शामिल है जिसमें नियम निर्धारित हैं। तो इस पुस्तक को मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है, ये जो आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक है, क्योंकि इसमें व्यापक रूप से आदान प्रदान और उपहार देने के विषय पर महत्वपूर्ण मानव शास्त्रीय कार्यों में से एक इसे माना जाता है।
कूला रिंग जो है वो ट्रॉब्रियन द्वीप समूह सहित मासिम द्वीप समूह के 18 द्वीप समुदायों तक फैली हुई थी और इसमें हजारों व्यक्ति शामिल थे। प्रतिभागी कूला की कीमती वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए डोंगी से सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं, जिसमें लाल शेल्स जो हैं वो जिसे सोलवा भी कहते हैं, और जिनका व्यापार उत्तर की ओर किया जाता है। ये जो कूला रिंग होती है, दरअसल इसे कूला रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये एक नेटवर्क होता है, दूसरा इसमें जो वस्तुएं आदान प्रदान की जाती हैं उनकी एक दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिशा में उसको आप आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो जो रेड शेल्स वाले जो नेकलेसेस होते हैं, जिसे वो वेगुआ भी कहते हैं, वो उत्तर की दिशा में उसका व्यापार किया जाता है, और जो दूसरे जो व्हाइट शेल्स वाले जो आर्म बैंड्स होते हैं, उनको दक्षिण दिशा में उनको व्यापार किया जाता है, जिसे मवाली भी कहते हैं। वो दक्षिण दिशा में जो कारोबार किया जाता है, यानी कि वामवर्त दिशा में कूला की कीमती वस्तुओं का आदान प्रदान के साथ अन्य वस्तुओं का व्यापार भी होता है, जिसे गिम्बाली कहते हैं। वो तो ये रेड शेल वाले जो नेकलेसेस हैं, हार हैं, और व्हाइट शेल वाले जो आर्म बैंड्स हैं, यानी कि जो सोलावा और मोवाली, इसके अलावा जो वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार किया जाता है, उसे गिम्बाली कहते थे। तो मानव विज्ञानियों ने बाजारों का अध्ययन जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए और साथ साथ जो आर्थिक आदान प्रदान है, दोनों ही प्रक्रियाओं को परस्पर अध्ययन किया है। तो विनिमय की आर्थिक और सामाजिक लागतों में व्यापार भागीदारी के बीच में विश्वास और विश्वसनीयता, इस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं वो स्थापित करती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो विनिमय की जो आर्थिक और सामाजिक लागत है, जिसमें व्यापार भागीदारों के बीच में जो विश्वसनीयता जो स्थापित होती थी, उस अक्सर जो मानव विज्ञानी है उस सामाजिक संरचना के पैटर्न की संकल्पना करते हैं, जो शासन संरचनाओं के संदर्भ में बाजार बनाने और आर्थिक लेन देन में उसको सक्षम बनाता है। शासन की जो संरचनाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं और मानदंडों की जो प्रणालियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित, बाधित और समन्वित करती हैं, और बाजार शासन से पदानुक्रम द्वारा शासन तक सैद्धांतिक सातत्य तक फैली हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे आर्थिक गतिविधि सामाजिक संस्थानों और रिश्तों में अंतर्निहित है। मतलब कि अगर हम व्यापार की बात करते हैं, खास तौर पे आदिम समाज में या किसी भी समाज में, तो हम उसे आर्थिक रूप से और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि जो बाजार का उनका दृष्टिकोण है बाजार को लेकर, वो आर्थिक के साथ साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक में आर्थिक अंतर्निहित है। तो मानव विज्ञानियों को इन चीजों को समझने में मानव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जो मानव शास्त्रीय अंतर्दृष्टि उस तरीके को सामने लाती है जिसमें विभिन्न समुदायों और लोगों को उनकी एक विश्वास प्रणाली होती है, और लोग और समुदाय इस ज्ञान और समझ उन लोगों के लिए जो उनकी समझ है मानव विज्ञानियों की, वो उनकी जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है वो इसमें मददगार होती है कि कैसे वो एक अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। जो व्यापार है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण का जो अंतर परिप्रेक्ष्य है उसको स्पष्ट कर सकते हैं, और विभिन्न विपणन प्रथाओं के बीच तालमेल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसे जैसे हम मानव विज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं पर आगे बढ़ते हैं, बाजार को समझने के लिए अनुसंधान पद्धति और मानव विज्ञान के तरीकों के उपयोग को समझा जा सकता है। बाजारों में मानव शास्त्रीय विश्लेषण अक्सर मानव विज्ञान के आधार पर बाजार स्थानों पर केंद्रित होता है, जबकि बाजारों के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण कभी-कभी व्यवहार को व्यवस्थित करने के ढांचे के रूप में विनिमय प्रणालियों के औपचारिक गुणों पर केंद्रित रहता है, जो विनिमय संबंधों के मात्रात्मक विश्लेषण पर निर्भर होते हैं। मतलब जो लेन देन की जो प्रक्रिया है, उनके जो
उनको जो उनका विश्लेषण होता है वो सिर्फ उनके प्रणालियों पे ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि जो व्यवस्था ढांचा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो मानव विज्ञानी आमतौर पर ऐसे विश्लेषणों को व्यापक मानव विज्ञान संदर्भों में रखते हैं जो बाजारों को विशिष्ट स्थानों और सामाजिक ढांचे के रूप में देखते हैं, जो कि न केवल आर्थिक आदान प्रदान द्वारा बल्कि सांस्कृतिक गतिविधि और राजनीतिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सूचना के प्रवाह में के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाओं द्वारा विशेषता मानव विज्ञानियों की रहती है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल और नागरिक भागीदारी के केंद्र जहां विविध सामाजिक, आर्थिक, जातीय और सांस्कृतिक समूहों से जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं और संघर्ष करते हैं। तो मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय विश्लेषण सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक अर्थ के जो पैटर्न्स में बाजारों की जो अंतर्निहितता है उस पर जोर देते हैं। इस संदर्भ में अब हम बात करेंगे कि बाजारों को पढ़ने के लिए किस किस तरीके के मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं मानव विज्ञान के। तो पहले बात करेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी की। सेंट्रल प्लेस थ्योरी यानी कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत। तो जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है वो बस्तियों के पदानुक्रम के भीतर बाजारों के सामाजिक वितरण का विश्लेषण करता है और मानव विज्ञान के भीतर किसान विपणन प्रणालियों और शहरी बाजारों के बीच अंतर संबंधों को लागू किया गया है। बाजार प्रणालियों के भीतर व्यापार पैटर्न के संरेखण को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठन के अन्य सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अनुष्ठानिक पहलुओं को एक विस्तृत विविधता के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में दिखाया गया है। इसे क्षेत्रीय विश्लेषण यानी रीजनल एनालिसिस भी कहते हैं, इसके रूप में भी जाना जाता है। और इस दृष्टिकोण को चीन पर जो स्किनर और मानव विज्ञान के ऐतिहासिक शोध 1977 में और मेसो अमेरिका और अन्य जगहों पर व्यापक अध्ययन द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद हम अगला जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगे। मानव विज्ञान लगातार अपने विभिन्न उपक्षेत्रों जैसे आर्थिक मानव विज्ञान, औद्योगिक मानव विज्ञान, कार्य का मानव विज्ञान, उद्योग में व्यवहारिक मानव विज्ञान के माध्यम से 1980 के दशक में उपभोक्ता व्यापार और विपणन से संबंधित क्षेत्रों में व्यवसायिक मानव विज्ञान के माध्यम से लगातार जुड़ा हुआ है, जो व्यवहारिक मानव विज्ञान और मुख्य धारा अर्थशास्त्र में संलग्नता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। जो कि हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम अर्थशास्त्र को और व्यवहारिक मानव विज्ञान को या किसी भी समुदाय की के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हम अलग अलग करके नहीं समझ सकते हैं। तो उनका जो एक उनके बीच में जो आपस में एक जुड़ाव है उन दोनों को एक सम्यक रूप से समझ के ही हम बाजार का विश्लेषण कर सकते हैं। कई आर्थिक मानव विज्ञानियों ने समकालीन शहरी जीवन को आकार देने के लिए बाजारों की सांस्कृतिक ताकत की जांच के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में भेद और सांस्कृतिक पूंजी पर बॉर्डियो का जो अप्रोच था, दृष्टिकोण था, उसका उपयोग किया है। उपभोग के मानव विज्ञान का आह्वान औपचारिक रूप से डगलस द्वारा किया गया था और उन्होंने एक जोरदार तर्क दिया था कि उपभोक्ताओं के उद्देश्य का एक व्यवस्थित खाता अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और कोई भी प्रस्तावित खाता वस्तुओं के उपयोग के संचार सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृति के स्तर पर एक तुलनात्मक शोध का भी उन्होंने सुझाव दिया था। तो मैक्रोकेन 1990 में ये दर्शाता है कि उपभोग प्रक्रिया के ऐसे अर्थ हैं जो संस्कृति से मेल खाते हैं। मैक्रोकेन के लिए उपभोग को मोटे तौर पर उन प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया है जिनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को बनाया, खरीदा और उपयोग किया जाता है। उनके अनुसार संस्कृति और उपभोग के बीच संबंध जो है वो 3 संदर्भों में गहराई से जुड़ा हुआ है: इतिहास, सिद्धांत और अभ्यास। तो इस प्रकार 20वीं सदी के अंत में विपणन और उपभोक्ता व्यापार जो कंज्यूमर बिहेवियर जिसे हम कहते हैं की जांच के लिए उपकरण जो है उपकरणों को बनाने के लिए मानव विज्ञान और विशेष रूप से एथनोग्राफिक जो प्रोसेस होते हैं, जो विधियां होती हैं, टेक्निक्स, वो तेजी से लोकप्रियता का स्रोत बन गई। व्यवसाय और अन्य संगठन तेजी से मानव विज्ञानियों और अन्य
नृवंश विज्ञान उन्मुख सामाजिक विज्ञानियों को कर्मचारियों, सलाहकारों के रूप में काम पर रख रहे हैं, जो उत्पाद डिजाइन और विपणन के लिए उपभोक्ता अंतर्दृष्टि की आपूर्तिकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, या संगठनात्मक अभ्यास, कार्य डिजाइन या व्यवसाय विपणन को देखने वाले कॉर्पोरेट नृवंश विज्ञान के शोधकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। इस सब चीज को अगर हम एक सारांश में कहें तो किसी भी उत्पाद को किसी भी समुदाय के बीच में उसको बेचने के लिए ये जरूरी है कि उस समुदाय उन लोगों के की संस्कृति को, उनके सामाजिक परिवेश को, उनकी पृष्ठभूमि को समझा जाए, उनके रीति रिवाजों को समझा जाए। और क्योंकि इन सब चीजों में मानव विज्ञानियों की विशेषज्ञता रही है, इसलिए अगर चाहे हम कॉर्पोरेट की बात करें या हम किसी अन्य आयाम पे व्यापार की बात करें, मानव विज्ञानी जो है उन्हें उनका योगदान महत्वपूर्ण है। क्योंकि नृवंश विज्ञान एक गहन प्रक्रिया है, और इसका रीजन है क्योंकि एथनोग्राफी जो है वो एक विशेषज्ञता है मानव विज्ञानियों की, और वो एक गहन प्रक्रिया है। और उपभोक्ता अनुसंधान जो है वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अद्यतित रहने के लिए त्वरित जानकारी पर निर्भर करता है, क्योंकि जो बदलाव है वो बहुत ही तेज रहते हैं। तो इसलिए बाजार की प्रतिस्पर्धा में जो जानकारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और ये जानकारियां इन जानकारियों को समझने के लिए और इनको बाजार के जो घटक हैं उनमें लागू करने के लिए मानव विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विपणक ने कम समय की सीमा में विपणन में मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के कई पहलुओं को सफलतापूर्वक नियोजित किया है। जो परिणाम सामने आते हैं उन्हें नृवंश विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, और ना ही उन्हें ऐसा कहने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि आमतौर पर विपणक को उन प्रेरक शक्तियों को समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से जानकारी जो प्रेषित की जाती है उसमें मानव विज्ञानियों की अहम भूमिका रहती है, और जो किसी विशेष बाजार में उपभोक्ताओं के विश्वास और व्यवहार को आकार देते हैं। तो ये दावा किया जाता है कि नृवंश विज्ञान जो है उसको एक पुल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, जो कि उपभोक्ता या किसी अन्य बाजार हितधारक के करीब पहुंचने के लिए का एक बेहतर तरीका है। इसके बाद मानव शास्त्रीय विपणन अनुसंधान उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए अवलोकन और साक्षात्कार को प्रमुख तरीकों के रूप में उपयोग करता है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज, किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए अवलोकन और साक्षात्कार को प्रमुख तरीके से उपयोग करता है। मानव विज्ञानी बहुत विस्तार से रिकॉर्ड करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं और उत्पाद उनके जीवन में कैसे फिट होते हैं, जो अक्सर जानकारी जो उनका अवलोकन और उनके साक्षात्कार जो है वो इस तरह की उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं जिसे औपचारिक साक्षात्कार से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव विज्ञानी गुणात्मक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं जो कई संदर्भों में अमूल्य हैं। हाल के वर्षों में मानव विज्ञान से प्रेरित अनुसंधान रणनीतियां उपभोक्ता संस्थान के भीतर तेजी से प्रमुख हो गई हैं। उदाहरण के लिए थॉमसन और हिशमैन ने आधुनिक शहरी समाज में उपभोक्ताओं के शरीर की छवियों को और आत्म देखभाल प्रथाओं की आत्म अवधारणा का अध्ययन करने के लिए क्लासिक मानव विज्ञान सिद्धांतों को लागू किया, ताकि जो विपणक हैं उनको उपभोक्ता सामाजिक शरीर और उपभोग व्यापार के बीच संबंध को समझने में उनको मदद मिल सके। इसी तरह कुछ अन्य सोशल साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब किसी नए उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की जो प्रतिक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनियां पारंपरिक रूप से गुणात्मक और अवलोकन संबंधी अनुसंधान की ओर रुख करती हैं। मतलब उनका जो उत्पाद है उसके लिए उपभोक्ताओं की कैसी प्रतिक्रिया है, उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है, अगर किसी तरह की कोई और समस्या है तो वो समझने के लिए जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो मानव विज्ञान के पारंपरिक तरीके हैं, उनको अपनाया जाता है। व्यावहारिक मानव विज्ञान की नैतिक टिप्पणी का प्रभाव किस दिशा में जाता है, ये निर्धारित करने में मानव विज्ञानियों को एक नाजुक रेखा जो है
बहुत ही थिन सी लाइन ऑफ डिमार्केशन है, उसको पार करने की आवश्यकता होती है। विपणन और उपभोक्तावाद के आर्थिक क्षेत्र में मानव शास्त्रीय उपयोग को मुख्य धारा में लाने से वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार घरेलू और स्वदेशी निर्वाचन क्षेत्रों पर धारा प्रवाहित होती है। तो बाजार अनुसंधान की सेवा में सामाजिक विज्ञान तकनीकों पर समकालीन उपभोक्ताओं के बीच अलगाव और निर्भरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित विपणन निर्णयों के परिणामों का अध्ययन करके नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की खाई को पाटने की जरूरत है। विपणन के लिए संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सिद्धांत संचालित प्रोग्रामेटिक अनुसंधान के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अनुसंधान में सूचित उपभोक्ता सहमति मतलब कि कंसेंट होनी चाहिए, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे हम कहते हैं, सूचित उपभोक्ता सहमति, सामान्य उद्देश्यों को स्पष्ट समझ और सामान्य उद्देश्यों की स्पष्ट समझ और उपभोक्ता मांग का सटीक आकलन करने और व्यक्तिगत और प्रणालीगत स्तरों पर दीर्घकालिक परिणामों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तुलनात्मक नैतिकता में एक प्रेरित अभ्यास की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मानव विज्ञानियों का जो ज्ञान है उसका उपयोग दुनिया भर में समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों का पता लगाने और उन्हें सुलझाने के लिए किया जाता है। वे समुदायों की बेहतरी और विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के लिए नीति निर्माताओं और लक्षित समुदायों के बीच में अंतर को पाटते हैं। मानव शास्त्रीय अनुसंधान इतिहास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान के साथ ओवरलैप करता है। स्वास्थ्य विज्ञान के जो पेशेवर अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रचार में मानव विज्ञानियों से परामर्श लेते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वे संस्थागत या सार्वजनिक डोमेन में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जोखिम वाले समूहों का अस्तित्व और कल्याण सुनिश्चित होता है। वे स्वास्थ्य व्यवहार और प्रचार और बीमारी से संबंधित दृष्टिकोण, विश्वास और विचारों और सामाजिक स्तरीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के बीच संबंधों को समझना चाहते हैं। ये स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को दुनिया भर के समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल हस्तक्षेप रणनीति विकसित करने में सहायता करता है। मतलब किसी भी समुदाय या किसी भी समाज में बीमारी को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है, उनके क्या विश्वास हैं और क्या विचार हैं, इसको समझने के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करेंगे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की, यानी अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में स्वास्थ्य को कैसे देखा जाता है। तो मानव विज्ञानी जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। वे मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए महामारी विज्ञान, एपिडेमिक या पारिस्थितिक, महत्वपूर्ण चिकित्सा मानव विज्ञान और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। मानव विज्ञानी मनुष्य को पर्यावरण से जुड़े जैविक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में देखते हैं। सामाजिक संस्कृति और सामाजिक जैविक बारीकियों, आनुवांशिक विशेषज्ञताओं, जेनेटिक्स और पर्यावरणीय मापदंडों के बीच बातचीत एक समुदाय के स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। तो किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति ये दर्शाती है कि समुदाय अपने पर्यावरण के प्रति कितनी अच्छी तरह अनुकूलित है। जैव सांस्कृतिक अध्ययन विभिन्न पर्यावरणीय सेटिंग्स में मानव आबादी के स्वास्थ्य और अस्तित्व के संकेतक के रूप में विभिन्न जनसांख्यिकी, फेनोटाइपिक और आनुवांशिक विशेषताओं का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य को समझने वाले जो व्यवहार के संबंध में प्रत्येक संस्कृति की अपनी धारणा और मान्यताएं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की अवधारणा एलोस्टैसिस से जुड़ी हुई है, यानी कि बदलती परिस्थितियों के माध्यम से शारीरिक होम्योस्टैटिस का रखरखाव। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिभाषित जो मानदंड है, सुसंगतता की भावना, जो किसी व्यक्ति को मजबूत मनोवैज्ञानिक तनाव से सफलतापूर्वक निपटने और स्वस्थ होने और आघात के बाद तनाव के विकारों को रोकने की अनुमति देती है।
सामाजिक स्वास्थ्य में लोगों की अपनी क्षमताओं और दायित्वों को पूरा करने, अपने जीवन का प्रबंधन करने और काम सहित सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता जो होती है वो शामिल है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी इन मेडिसिन, तो मानव विज्ञान एक उपक्षेत्र है इसका, जिसमें कि मानव समाजों और संस्कृतियों के बीच स्वस्थ स्वास्थ्य, बीमारी, रोग और उपचार को समझने के लिए मानव शास्त्रीय और सामाजिक विज्ञान ज्ञान, सिद्धांतों और तरीकों को लागू करता है। चिकित्सा मानव विज्ञानी रोग और बीमारी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न मानव समुदायों द्वारा तैयार की गई रणनीतियों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो बीमारी के कारण और उनके स्वास्थ्य व्यवहार के बारे में लोगों की मान्यताओं और अवधारणाओं को नियंत्रित करने वाली संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का आकलन करते हैं। चिकित्सा मानव विज्ञानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितिकीय संरचनाओं में स्वास्थ्य, बीमारी और उपचार को देखते हैं और चित्रित करते हैं। चिकित्सा मानव विज्ञान के क्षेत्र में एथनो मेडिसिन जो है वो एक महत्वपूर्ण आयाम है। धन्यवाद।